गुजरात के मोरबी में पुल टूटने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 138 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और अब कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। कई वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जिसमें कई लोगों को देखा जा सकता है कि वो कैसे जो ब्रिज है उसको हिला रहे थे, जिससे ये कहा जा रहा है कि वो एक रीज़न हो सकता है इस ट्रेजेडी का। मेरे साथ हैं प्रोफेसर सेवाराम, जो कि प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के। तकरीबन 30 साल का अनुभव है उनका इन तमाम ब्रिजेस को बनाने का, इन पर रिसर्च करने का, और मेरे साथ में वो खुद मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, धन्यवाद आपका आज तक से बात करने के लिए। जो सस्पेंशन ब्रिज जिसको कहा जाता है, वो एक आम ब्रिज जो हम बनाते हैं स्टील का और सीमेंट का, उससे कितना डिफरेंट होता है और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम इस क्षेत्र में एक सस्पेंशन ब्रिज बनाएंगे? देखिए, जो नॉर्मल ब्रिज होते हैं उसमें हम रिवर में कॉलम्स खड़े करते हैं और कॉलम्स के ऊपर हम स्लैब डालते हैं। एक किस्म से वो रिजिड होता है, फिक्स होता है, रिजिड होता है। लेकिन ओवर द पीरियड कुछ समय के बाद हमने देखा कि कई जगह पर जहाँ पर हमें रिवर को क्रॉस करना है, अगर हम बीच में कोई कॉलम खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें पानी में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। तो इसी वजह से हमने ये देखा कि जैसे हमारे पास ऋषिकेश है, वहाँ पर हमने राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, तो वहाँ पर इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाया कि हम दो टावर को दो साइड में खड़ा करें और टावर के ऊपर हम केबल्स को डालें और उसको केबल को सपोर्ट देते हुए वहाँ पर एक डेक डालें जिसके ऊपर या तो गाड़ी चल सके या पैदल यात्री चल सकें। तो एक किस्म से जो सस्पेंशन ब्रिज है वो पहली बात तो कोई नया नहीं है। दूसरी बात है कि इसको एडवांटेज के तौर पे ही देखा जाता है। एक तो इसमें समय कम लगता है बनाने में, कॉस्ट भी, लागत भी कम लगती है, और कई जगह पे तो इसको एक आर्किटेक्चर के व्यू के हिसाब से इसको देखा गया है। जो मोरबी में जो घटना घटी, उसमें कई वीडियोस अब सामने आ रहे हैं जिसमें लोग जो हैं उसको हिला रहे हैं, उस पे जंप कर रहे हैं। अगर आप हमारे पास एक डेमो भी है, हम आपको उसके थ्रू समझाएंगे। तो आप ये समझाइए कि क्या हुआ होगा आपके हिसाब से, क्योंकि आप लगातार इसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, हम आपको एक मॉडल में लेके चलते हैं जो आपको बताएगा कि जो सस्पेंशन ब्रिज है उसमें क्या एलिमेंट होते हैं। आप दूसरे व्यू पे जाइएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपको लाल कलर में नज़र आते हैं, इनको हम नॉर्मल भाषा में आप टावर बोल सकते हैं, कॉलम बोल सकते हैं, और इसके ऊपर से हम कहीं ना कहीं रोड और उसको केबल को सपोर्ट करते हुए नीचे की तरफ जो हमारा एक डेक है जिसको हम डेक बोलते हैं, जिस पे पैदल यात्री चलता है और कई जगह पे इस पे गाड़ियाँ भी चलती हैं। और एक जगह से एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो ब्रिज की जो लंबाई होती है उसको हम स्पैन बोलते हैं। तो ये टेक्निकल भाषा में समझाते हुए जब हमें लगता है कि एक स्पैन हमको चाहिए और बड़ा स्पैन है, तो हम उसको सस्पेंशन ब्रिज की फॉर्म में उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन ये बात यहाँ समझने की है कि सस्पेंशन ब्रिज जो कि एक आम धारणा है कि वो अनसेफ है, असुरक्षित है, वो गलत है। क्योंकि ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से सस्पेंशन ब्रिज बनते आ रहे हैं। बल्कि ये देखा गया कि सस्पेंशन ब्रिज की लागत कम होती है, उसको समय कम लगता है बनाने में, और कहीं ना कहीं जब हम उसको बनाते हैं तो पानी में उसमें किसी तरह की रुकावट भी नहीं आती है। आपको समझा दें थोड़ा सा प्रोफेसर साहब दर्शकों के लिए। सस्पेंशन केबल, वॉकिंग डेक, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जब लोग उसको हिलाते हैं या उस पर जंप करते हैं तो एक इम्पैक्ट लोड होता है, वो बढ़ता है। देखिए, किसी भी सस्पेंशन ब्रिज के फेलियर होने के 3 या 4 मुख्य कारण होते हैं। एक तो ये है कि उसके ऊपर जो लोड है वो ज़्यादा लोड आ गया। दूसरा, एक हम उसको अपनी टेक्निकल भाषा में, तकनीकी भाषा में उसको पॉइंट लोड बोलते हैं। अगर एक ही जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पर बहुत सारा लोड इकट्ठा आता है। और तीसरा, हम उसको अपनी भाषा में इम्पैक्ट लोड बोलते हैं। इम्पैक्ट लोड का मतलब ये हुआ कि आप उसको या तो जंप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी वो कहीं ना कहीं एकदम से एक पॉइंट पे लोड पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके केबल्स को डिस्टर्ब करता है। अगर आप एक दूसरा एक जो उदाहरण हमारे पास है जो कि अमेरिका का है, जहाँ पर एक टेकोमा
नैरो ब्रिज कोलैप्स हुआ था, ये 1940 की बात है। बनने के तुरंत बाद ही ये कोलैप्स हो गया। तो काफ़ी टाइम तक इसके ऊपर इंजीनियरिंग के हिसाब से इसको देखा गया। बाद में इसको रिसर्च करके पता गया कि जो ऑसिलेशंस वहाँ पर हुए थे वो विंड की वजह से हुए थे, और वो ऑसिलेशंस की वजह से एक रेजोनेंस फिनोमेना होता है, उसकी वजह से कोलैप्स हुआ था। साहब ये जो घटना है मोरबी वाली, जिसमें तकरीबन 140 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, इसमें बताया जा रहा है कि 5 महीने के रेनोवेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही इसको खोला गया था। क्या लगता है आपको, जो रेनोवेशन जब किया जाता है ऐसे ब्रिजेस का, किन फैक्टर्स का आप ध्यान रखा जाता है, और क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं जो ओवरलुक किए गए होंगे जिसकी वजह से ये घटना घटी? नहीं, ये तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि रिपोर्ट जो है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर इनोवेशंस किया गया है तो एक किस्म से प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। क्योंकि जो भी ब्रिजेस होते हैं इनकी स्ट्रेस बढ़ जाती है, और स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ इनके जो कनेक्शंस होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है और उसको एडजस्ट किया जाता है। यहाँ तक कि कई जगह पर नई केबल भी डाली जाती है, और कई जगह पर लोड अगर लगता है कि वो ठीक से नहीं हो रहा है तो हम कई जगह पे टावर कॉलम को भी हम दोबारा डिजाइन करते हैं। तो अगर ये मेंटेनेंस की साइकिल से गुजरा है तो ये माना जाता है कि शायद वो एक लाइफ साइकिल का जो पार्ट था वो कंप्लीट किया गया। अब इसमें जो दूसरा कारण हो सकता है, एक हो सकता है कि लोड, दूसरा कारण हो सकता है कि अगर हमने किसी तरह से उसको ऑसिलेशंस में क्रिएट किया और वो ऑसिलेशन जो कि कहीं ना कहीं वो सस्टेन नहीं कर पाया, इतने ऑसिलेशन क्रिएट किया गया। अगर ये जो आपका डेक है ये 2 केबल से सपोर्ट होता है, इसमें अगर इसमें एक भी केबल टूट जाएगी तो वो जो डेक है वो आपका कहीं ना कहीं उलट जाएगा, और उलटने की वजह से जो पूरा उलट जाएगा। आप इसको थोड़ा समझा पाएं, ये उल्टा हुआ या पलटा हुआ वो डेक है, जिससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक तरफ से टूट गया है, और जिधर से ये टूट गया है, एक जहाँ से ये टूट गया है वहाँ से अगर हम दिखाएंगे टूटते ही एक किस्म से ये टेढ़ा हो जाता है, जो डेक है वो टेढ़ा हो जाता है, और डेक टेढ़ा होते ही वो कहीं ना कहीं पूरा का उसका जो एक केबल के ऊपर उसका पूरा लोड आ जाता है। एक तो लोड आ जाता है, दूसरा कहीं ना कहीं वो नेचुरली वो 2 केबल से सपोर्ट था, तो वो 2 रोड से सपोर्ट था, तो कहीं ना कहीं टूटने की वजह से सारा लोड अगर एक पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो टूटेगा। कैपेसिटी हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि हाँ भी इस ब्रिज की इतनी कैपेसिटी होगी और इससे ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, और क्या हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि ये कहीं पर लिखा हो, मेंशन हो कि इस पर्टिकुलर ब्रिज पे इतने ही लोग अलाउ होंगे? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि अक्सर अब इंजीनियरिंग में हम स्ट्रक्चर तो बना देते हैं, लेकिन ऑपरेशन में शायद हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं कि ये बताने के लिए कि ये इतनी व्यक्तियों के लिए, इतनी गाड़ियों के लिए ये होगा। और इसमें जो हमारी स्टील की जो हमारा स्ट्रक्चर है, चाहे वो कॉलम होगा या हमारा केबल होगी या डेक होगा, वो एक निर्धारित लोड के ऊपर उसको डिज़ाइन किया जाता है। अगर उससे ज़्यादा लोड आएगा तो नेचुरली वो असुरक्षित होगा, लेकिन क्योंकि हमने उसको डिज़ाइन किया एक लोड के हिसाब से, तो ये बहुत निश्चित है कि हमें उसको कहीं ना कहीं जहाँ एंट्री है, प्रवेश है, वहाँ पर इसको दिखना चाहिए कि आप इस तरह से, लेकिन प्रवेश के साथ साथ हमें इसको कंट्रोल भी करना चाहिए कि हम जो संख्या है जो वहाँ किसी तरह से वहाँ बढ़ ना पाए। और अक्सर ये देखा गया है कि लोग सस्पेंशन ब्रिज पे जाकर के खड़े हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति होंगे तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर काफ़ी व्यक्ति एक जगह खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं लोड भी बढ़ता है। तो ये चीज़ें भी होंगी, ये चलने के लिए बना है, ना कि एक जगह खड़ा होने के लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर सेवाराम जी, साफ तौर पर कहते हुए कि क्राउड मैनेजमेंट ऐसी स्थितियों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैपेसिटी है ब्रिजेस की उसको ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए, और उसी प्रकार से वो एक रीज़न हो सकता है जिस प्रकार से जो घटना घटी है मोरबी में, जिसमें अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 140 व्यक्तियों की जान चली गई है। दिल्ली से मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।